अगर पत्नी सच में पीड़ित है, पत्नी के साथ क्रूअल्टी हुई है, तो एफआईआर दर्ज करने में पत्नी इतना डिले क्यों कर देती है? क्यों पत्नी इमीडिएटली एफआईआर दर्ज नहीं कराती? क्या 498 के तहत झूठे मामले में फंसाए गए पति या उसके परिवार वालों को राहत मिल सकती है? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज मैं आपके साथ दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करूंगा, जिसमें 498 के मामले में झूठे फंसाए गए पति और उसके रिश्तेदारों को बड़ी राहत मिली। दोस्तों, इस केस में पत्नी ने न केवल अपने पति पर आरोप लगाए थे, बल्कि पति के परिवार वाले और उनमें भी दूर के रिश्तेदार जैसे कि पति की बुआ और पति के फूफा, उन पर भी आरोप लगा दिए थे। उन पर भी 498 का केस कर दिया था। लेकिन कोर्ट का इसमें क्या कहना था? देखिए, कोर्ट ने इसमें 3-4 पॉइंट्स को हाईलाइट किया, जिन्हें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला पॉइंट तो ये था कि अगर सही में पत्नी के साथ क्रूअल्टी हुई है, दहेज के लिए उस पर प्रताड़ना की गई है, तो पत्नी ने इमीडिएटली एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? क्यों पत्नी को एफआईआर दर्ज कराने में 4 महीने की देरी हुई? और दूसरा पॉइंट ये हाईलाइट हुआ कि क्या ये मामला कानून का दुरुपयोग था? क्या पत्नी 498 का गलत इस्तेमाल कर रही थी, उसे बदले की भावना से यूज़ कर रही थी? और क्या जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, ये फैसला आगे आने वाले झूठे मामलों को रोकने में मदद करेगा, या फिर भी ऐसे ही धड़ल्ले से 498 का मिसयूज़ होता रहेगा? दोस्तों, वीडियो को आपने आखिरी तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस केस के क्या फैक्ट्स से वकीलों के द्वारा सबसे इम्पॉर्टेंट बहस, सबसे इम्पॉर्टेंट दलील क्या दी गई, और इसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या ऑब्जर्वेशन दी गई, और इस फैसले के भविष्य में यानी कि 498 के मामलों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम केस के कंटेंट्स यानी कि उसके फैक्ट्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये मामला शुरू होता है 2018 में, जब पति पत्नी की शादी होती है। देखिए, कुछ समय तो सब ठीक रहता है, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार वालों पर 498A और 406 आईपीसी के तहत केस दर्ज करवा दिया। दोस्तों, इस केस में पत्नी ने आरोप लगाए कि उसके पति और उसके परिवार वालों ने दहेज की मांग की। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बताने लायक है, वो ये है कि पत्नी 15 फरवरी 2019 को मायके लौट गई थी, लेकिन शिकायत उसने जो करी थी वो 20 जून 2019 को दर्ज कराई गई थी। यानी कि फरवरी से लेकर के जून तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई पत्नी ने नहीं करी थी। फरवरी में पत्नी अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई, और जून में जाकर के पत्नी ने 498 की एफआईआर दर्ज कराई। यानी कि टोटल 4 महीने की देरी, किसी भी तरह की कोई इमीडिएट एफआईआर, कोई इमीडिएट कंप्लेंट नहीं करवाई गई थी। और ऐसे में क्या ये देरी ये साबित नहीं करती कि मामला गहराई से जांचने योग्य है? क्या पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जहां पर भी पत्नी के द्वारा एक डिले के बाद एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, तो ऐसे में ऐसी कंप्लेंट जो कि पत्नी करा रही है वो झूठी भी हो सकती है, बदले की भावना से भी हो सकती है। और दोस्तों, इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एफआईआर में न केवल पति, सास ससुर, बल्कि पति की बुआ और फूफा को भी आरोपी बना दिया गया था। दोस्तों, अब जानते हैं कि पत्नी ने इस केस में जो बुआ और फूफा थे उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगाए थे, क्या वो स्पेसिफिक आरोप थे। देखिए, पत्नी ने आरोप लगाया, पत्नी ने एक स्पेसिफिक डेट बताई जो कि 27 अक्टूबर 2018 की थी, जिस दिन करवा चौथ था। पत्नी का कहना था कि करवा चौथ वाले दिन पति की बुआ और फूफा ने पत्नी को ये कहा कि या तो पत्नी जो गुरुग्राम में एक फ्लैट है वो पति और उसके परिवार को गिफ्ट कर दे,
या फिर जो फ्लैट उसके पिता के नाम पर है यानी कि पत्नी के पिता के नाम पर है उसे पति के नाम पर ट्रांसफ़र कर दे। दोस्तों इसके बाद भी कई बारी पैसों की और गिफ्ट की डिमांड की गई, ऐसा पत्नी का कहना था। पत्नी का ये भी कहना था कि शादी के बाद पति और उसके ससुराल वालों का बर्ताव बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल गया था और वो पत्नी को लगातार मेंटली टॉर्चर करते थे, मानसिक रूप से उस पर अत्याचार करते थे। लेकिन दोस्तों हमारा पॉइंट वहीं पर आ जाता है कि 498 ए जैसे सेक्शन में, जो कि बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन है, वहाँ पर 4 महीने की देरी से अगर एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो क्या ये सस्पिशन के दायरे में नहीं आ सकती? क्या इससे ये नहीं लगता कि पत्नी के द्वारा 498 का दुरुपयोग किया जा रहा है? दोस्तों यही सवाल कोर्ट में भी उठा। दोस्तों अब जानते हैं कि कोर्ट के सामने पत्नी की क्या दलीलें थी और पति के द्वारा उसे कैसे काउंटर किया गया। दोस्तों हाई कोर्ट ने पत्नी से पूछा कि पत्नी ने 498 की एफआईआर को दर्ज कराने में 4 महीने का डिले क्यों किया, क्यों पत्नी ने इमीडिएटली एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तो ऐसे में पत्नी का कहना था कि वो पहले अपने पति के साथ समझौता करना चाहती थी, लेकिन जब उसके ऊपर क्रूएल्टी बढ़ने लगी तब जाकर के उसने एफआईआर करने का मन बनाया और इसी वजह से 4 महीने का डिले हुआ। दोस्तों इसके बाद बारी थी पति की। पति ने अपना पक्ष बड़ी मजबूती से हाईकोर्ट के सामने रखा। हाईकोर्ट के सामने पति ने बताया कि उसकी बुआ और फूफा कभी भी पति पत्नी के साथ नहीं रहे हैं। बुआ और फूफा का पति पत्नी की मैरिड लाइफ में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। पूरी एफआईआर में उसकी बुआ और फूफा के खिलाफ केवल एक ही आरोप था और वो था करवा चौथ वाले दिन का, जहां पर पत्नी ने एलेज किया था कि उससे बुआ और फूफा ने दहेज की डिमांड की थी। दोस्तों पति का ये भी कहना था कि पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराने में 4 महीने की देरी करी। अगर पत्नी के साथ जेन्युइनली कोई क्रूएल्टी की गई थी, कोई फिजिकल क्रूएल्टी होती, कोई दहेज की डिमांड होती, कोई मेंटल क्रूएल्टी होती, तो पत्नी को इमीडिएटली शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी और पत्नी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। और इसके अलावा पत्नी ने जो भी आरोप लगाए थे, पत्नी के पास उनका किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था। यानी कि पति का कहना था कि पत्नी जो भी आरोप लगा रही है वो सारे फेक हैं, फॉल्स हैं, मनगढ़ंत हैं और फैब्रिकेटेड हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में क्या फैसला दिया। दोस्तों कोर्ट ने जो बुआ और फूफा थे, जो कि पति के दूर के रिश्तेदार थे, उनके खिलाफ एफआईआर को ख़त्म करने के, रद्द करने के आदेश दिए। हाई कोर्ट का कहना था कि 498 के झूठे मामलों में निर्दोष रिश्तेदारों को, जिनका कि पति पत्नी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो पति पत्नी के साथ रहते नहीं हैं, अगर उनको फंसाने की कोशिश की जाती है तो ऐसे में झूठे 498 को रोकना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति पति पत्नी या कंप्लेनेंट के साथ नहीं रहता है और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है तो ऐसी एफआईआर को ख़त्म किया जाना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हाईकोर्ट ने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे को दिया और वो ये था कि 498 तब भी नहीं बनता है अगर पत्नी से केवल एक बारी दहेज की डिमांड की गई हो, तो वो डिमांड किसी भी तरह से क्रूरता में यानी कि क्रूएल्टी में नहीं फॉल होगी। जब तक उस डिमांड की वजह से पत्नी पर दबाव ना डाला गया हो या पत्नी के ऊपर किसी भी तरह का मेंटल या फिजिकल क्रूएल्टी ना की गई हो, टॉर्चर ना किया गया हो, तब तक अगर कोई सिंगल डिमांड है भी तो वो क्रूएल्टी के दायरे में नहीं आएगी और वो 498 के दायरे में नहीं आएगी। दोस्तों हाईकोर्ट का ये भी कहना था कि इस केस में पत्नी के द्वारा 4 महीने की देरी के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और इसका कोई सही एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया। अगर पत्नी के साथ वाकई में कोई क्रूएल्टी थी तो पत्नी ने इमीडिएटली एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। ऐसे में मौजूदा 498 की एफआईआर संदेह पैदा करती है, सस्पिशियस है। इसमें ये पूरी गुंजाइश है कि पत्नी के द्वारा 498 का दुरुपयोग किया गया है और जहां पर 498 का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है, महिलाओं को क्रूएल्टी से बचाना है, महिलाओं को डॉरी डिमांड से बचाना है, ये नहीं कि महिलाएं इसका दुरुपयोग करके पूरे के पूरे पति के परिवार को 498 के केस में झूठा फंसा दें और 498 को एक हथियार की तरह मिसयूज़ करें।
दोस्तों हाई कोर्ट ने ये सब पॉइंट हमारे सामने रख तो दिए कि वन टाइम डिमांड को क्रूएल्टी के दायरे में नहीं लाया जा सकता अनटिल एंड अनलेस पत्नी के ऊपर फिजिकल या मेंटल क्रूएल्टी की गई हो या उसे किसी और तरह से प्रेशराइज किया गया हो। दूसरा पॉइंट ये कि पत्नी के द्वारा एक सर्टेन डिले के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सब से 498 के झूठे मामलों में किसी तरह की कमी आएगी या रोक लगेगी। दोस्तों होना तो ये चाहिए कि इस फैसले से जो झूठे 498 के केस दर्ज होते हैं, पत्नियां 498 को मिसयूज़ करती हैं, वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, उन पर लगाम लगनी चाहिए और निर्दोष पति और उसके परिवार वालों को राहत मिलनी चाहिए। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बहुत ही सराहनीय है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 498 को ख़त्म करने के निर्देश दिए। दोस्तों ऐसे ही फैसले होते हैं जो कि पत्नी के झूठे 498 पर लगाम लगाते हैं और निर्दोष पतियों को राहत देते हैं। क्या इस फैसले के बाद पत्नियां झूठी एफआईआर दर्ज कराने से पहले सोचेंगी या उससे पहले वो सबूत इकट्ठा करेंगी? और क्या कोर्ट अब हर 498 के मामले को शक की निगाह से देखेंगी? दोस्तों इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।